नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे बीपीएससी टीआरई 2 का पीजीटी का पेपर है। ये हिस्ट्री का आप लोगों में से बहुत अभ्यर्थियों की मांग थी कि सर इसको भी जो है सॉल्व करा दीजिए और व्याख्या सहित इसको हल कराऊंगा। तो देखिए जितना भी क्वेश्चन हो पाएगा इस सेशन में उतना किया जाएगा, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो इसके लिए फिर अपलोड कर दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लोग जितने क्वेश्चन का मैं इसमें बता रहा हूँ आप लोग उसको देखिए, मैं टिक लगा चुका हूँ पहले और उसी को जो है थोड़ा एक्सप्लेन करके मैं आप लोगों को समझा दूंगा और ये भी बता दूंगा कि कहाँ का सोर्स है, ये किस बुक से आया हुआ है, 11th की एनसीईआरटी से कौन सा बुक है और 12th की बुक से कौन सा है, क्योंकि 11th में एक बुक है और 12th में 3 बुक है। तो हम उस पर भी बात कर लेंगे और आप लोगों को एक एक्सप्लेनेशन थोड़ा देने की कोशिश करूँगा कि कौन कौन से क्वेश्चन में क्या क्या जो है एक्सप्लेन हो सकता है। आप लोग इसको देखिए और जो भी प्रॉब्लम होगी इसमें आप लोग मैसेज करके हमको ज़रूर बताइएगा, कमेंट कर सकते हैं, कमेंट के माध्यम से मुझे जानकारी मिल जाएगी। तो इस हिसाब से हम लोग चलते हैं, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। तो पहला क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता की विशिष्ट विशेषता कौन सी है। तो इसका जो है विशिष्ट विशेषता देखिए सब हो जाएगा इसमें, सील भी हो जाएगा, शहरी नियोजन भी हो जाएगा, आभूषण भी हो जाएगा। अगर इस क्वेश्चन में पूछता कि हड़प्पा सभ्यता की मुख्य विशेषता क्या है तब केवल शहरी नियोजन होता, लेकिन चूंकि पूछा है विशिष्ट विशेषता तो विशिष्ट में कई सारे आ जाते हैं, तो यहाँ पर उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा इस क्वेश्चन में। फिर हड़प्पा सभ्यता निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में फैली हुई थी। तो देखिए गुजरात में भी फैला था, अफगानिस्तान में भी था और सिंध में भी है। जैसे गुजरात में लोथल ही है, ठीक है, और धौलावीरा है, और अफ़गानिस्तान में सोरतगुई है, और सिंध में कौन सा है, सिंध में कई सारे जो है आपके आ जाएंगे, सिंध का यही पूरा क्षेत्र आ जाएगा जो कश्मीर और ये सब का क्षेत्र है। तो इसका भी ऑप्शन क्या आपका हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएंगे। ये दोनों क्वेश्चन आपके हड़प्पा सभ्यता से हैं, जो 12th वाली बुक है उसका पार्ट फर्स्ट है ये बुक का। तो हड़प्पा स्थलों पर पाई गई हैं, तो हल रेखाएं पाई गई हैं, हल का टेराकोटा मॉडल पाया गया है, नहरों के निशान पाए गए हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर निम्नलिखित में से कौन सा स्थल हड़प्पा संस्कृति से पहचाना जाता है। तो देखिए चिरांद, बेलन घाटी, कोसल, ये सब जो है, देखिए कोसल तो महाजनपद काल से है, बेलन घाटी नौपाषाण काल से, चिरांद भी नौपाषाण काल से है। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर जो है नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग। हड़प्पा निम्नलिखित में से किसको, हड़प्पावासी निम्नलिखित में से किसको मानते थे। तो मृत्यु के बाद का जीवन, वर्ण व्यवस्था, लोकतंत्र। तो देखिए वर्ण व्यवस्था आपका वैदिक काल में आया है, लोकतंत्र आपका वैशाली का लोकतंत्र हमको महाजनपद काल में दिखता है। तो पहला ऑप्शन क्या है, मृत्यु के बाद का जीवन, तो यही आपका सही हो जाएगा, क्योंकि उस समय लोग जो है दफनाते समय जो है शव के साथ में कुछ ज़रूरी चीज़ें भी उनके ज़रूरत की चीज़ें रख देते थे, यानी वो लोग समझते थे कि मृत्यु के बाद भी जीवन है। तमिलकन में कौन शामिल है। तो इसमें चोल, चेर, पांड्य सभी हो जाएंगे, तो इसमें उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा इसका ऑप्शन। फिर 1810 के दशक में किसने संस्कृत और द्रविड़ भाषाओं में 8000 से अधिक शिलालेख एकत्र किए हैं। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, कॉलिन मैकेंजी। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन जो है आप उसमें देखेंगे तो मॉडर्न हिस्ट्री में हो सकता है आपको मिल जाएगा ये, यानी 12th वाली बुक में। सातवाहन और शक शासकों द्वारा भूमंदान का सबसे प्रारंभिक अभिलेखीय साक्ष्य किस काल का है। तो 100 से 200 ईस्वी के बीच में है सातवाहन काल और शक शासक का। इनका याद रखिएगा आप लोग, सातवाहन काल और शक शासक का नाम जो है देख लीजिएगा, इसके बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ लीजिएगा। कन्नौज की राजा हर्षवर्धन ने शासन किया था, तो इनका शासनकाल क्या है, 606 से 647 ईस्वी में। ये आपको 12th के पार्ट फर्स्ट में मिल जाएगा, ये क्वेश्चन आपको वहाँ से है। शिलालेखीय साक्ष्य की सीमा क्या है। तो अक्षर बहुत धुंधले होते हैं इसलिए पढ़ना मुश्किल है, सही बात है। ये उन सभी बातों पर चर्चा नहीं करते हैं जिन्हें हम आज महत्वपूर्ण मान सकते हैं, ज़रूर, क्योंकि आज के समय में जो हमारे लिए इम्पोर्टेंस हो सकता है उस समय नहीं रहा हो, कई बार उन्हें समझना कठिन होता है। तो तीनों ऑप्शन इसके सही हैं, इसलिए उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। देखिए इस बार जो मतलब पीजीटी का पेपर था वो थोड़ा टफ था, टफ इस लिहाज से था क्योंकि टीआरई 1 के कंपैरिजन में देखेंगे तो टफ था, क्योंकि टीआरई 1 में इजी क्वेश्चन आ गए थे, उसमें वन लाइनर था, लेकिन इस बार वन लाइनर नहीं दिया था, स्टेटमेंट दिया था, और डी और ई ऑप्शन में खूब फंसाया था, और एनसीईआरटी से भी दिया था, और वो भी 11th वाली एनसीईआरटी जो कि बहुत लेंथी, आप लोग जानती हैं कि उसको
पढ़ना मतलब कितना बड़ा काम है, बहुत लेंदी वो है, उसको पढ़ने में थोड़ा टाइम लगता है। किस कारक ने खरोष्टी को पढ़ने में सहायता की? इंडो फारसी सिक्कों पर फारसी और खरोष्टी दोनों भाषाओं में राजा के नाम अंकित थे। कनिंघम शिलालेख पढ़ने में माहिर थे। ब्राह्मी का प्रयोग गुप्त राजाओं ने भी किया था। तो उपयुक्त में से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं सही है। तो इसका उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, जब B.S. सुकंथर के संपादन में महाभारत का आलोचनात्मक संस्करण निकालने का निर्णय लिया गया, तब यह तय किया गया कि देश के विभिन्न हिस्सों से विभिन्न पांडुलिपियों में लिखी गई संस्कृत पांडुलिपियों को एकत्र किया जाएगा। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन भी एंशिएंट हिस्ट्री का है, इसको भी आप लोग देखिएगा। इसका बहुत ज़्यादा डिटेल मैं नहीं बता सकता, इसको जो है देखना पड़ेगा आपको। उसमें सल्तनत काल में उलूक क्या था? हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये आपको 12th वाली बुक में मिल जाएगा पार्ट 2 में। सल्तनत काल में उलूक क्या था? तो घोड़ा पोस्ट था। घोड़ा पोस्ट मतलब कि जो घुड़सवार होते थे वो जो पोस्ट लेकर जाते थे उनको घोड़ा पोस्ट बोला था, उलूक बोला जाता था। अब्दुल रज्जाक ने निम्नलिखित में से किस शहर का दौरा किया था? तो ये तो बहुत आराम से आप लोग लगा सकते हैं, मैंगलोर के क्षेत्र का दौरा किया था अब्दुल रज्जाक। किसके शासनकाल में आया था? तो देवराज द्वितीय के शासनकाल में आया था। ये विजयनगर साम्राज्य में देवराज द्वितीय के शासनकाल में आया था। मैंगलोर का ही क्षेत्र विजयनगर साम्राज्य में आता है, इसलिए वहाँ से भी आप लोग लगा सकते हैं। बाकी ये वाला 12th के सेकंड पार्ट में आपको मिल जाएगा, NCERT का 12th का सेकंड। सारा का सारा पेपर NCERT का था, इसलिए 11th 12th वाले ध्यान रखेंगे कि 11th और 12th का NCERT आप लोग पढ़ लीजिएगा। PGT वालों के लिए एक ही राय है मेरी कि 11th और 12th का NCERT बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा, वहाँ से पूरे पूरे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। संतों की जीवनी हैगियोग्राफी का मतलब है? तो देखिए, धार्मिक नेताओं की जीवनी, ठीक है, जमींदारों की जीवनी, अनुयायियों द्वारा लिखी गई संतों की जीवनी। तो इसमें 2 हो जाएगा, धार्मिक नेताओं की जीवनी और अनुयायियों द्वारा लिखी गई संतों की जीवनी। तो यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा इसका ऑप्शन। सांची के प्राचीन स्थल के संरक्षण के लिए किस शासक ने धन उपलब्ध कराया था? तो ये आपका 12th वाली बुक में है, NCERT में, सुल्तान जहाँ बेगम, शाहजहाँ बेगम, रुखसाना बेगम। तो इसमें 2 हैं शायद, जो है मुझे जहाँ तक याद आ रहा है, सुल्तान जहाँ बेगम और रुखसाना बेगम दोनों हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी हो जाएगा। इनमें से कौन 5वीं और 7वीं शताब्दी के बीच का चीनी यात्री है? तो फासियान, जुआनजियान, फाजांग सभी थे। तो उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा इसका आंसर। फिर निम्नलिखित में से कौन सा सही कथन है? प्राचीन भारत में कुछ शासक क्षत्रिय थे, बिल्कुल सही है। कुछ शासक गैर क्षत्रिय थे, ठीक है। कोई भी शासक ब्राह्मण नहीं था। अब देखिए, अगर जो इसको नहीं भी जानते होंगे ना, तब भी लगा सकते हैं कि कुछ शासक क्षत्रिय थे, तो ठीक है, क्षत्रिय शासकों की भी संख्या थी, और कुछ शासक गैर क्षत्रिय थे। जैसे चंद्रगुप्त मौर्य को भी कुछ लोग क्षत्रिय मानते हैं, कुछ लोग क्षत्रिय नहीं मानते, तो आप लगा सकते हैं इसको। अब कोई भी शासक ब्राह्मण नहीं था, ये जरूरी नहीं, ठीक है। लेकिन 2 ऑप्शन तो आपको सही मिल रहे हैं ना, तो आप उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, यही आपको गेस करना होता है उसमें। चारण चरित्र लिखने के लिए निम्नलिखित में से किस सामग्री का उपयोग किया गया? तो कपड़ा, पेपर, ताड़ का पत्ता। उपयुक्त में से एक से अधिक, तो सभी में लिखा गया है चारण चरित्र। 1914 में प्रकाशित द मॉन्यूमेंट्स ऑफ सांची का लेखक कौन है? तो ये उस वाले क्वेश्चन में अभी एक कैंडिडेट का मैसेज आया था कि सर ये गलत हो सकता है, लेकिन इसको सही माना गया है, तो आप वही मानिएगा। मुझे जहाँ तक लगता है कि अलेक्जेंडर कनिंघम तो उस समय नहीं थे, लेकिन अल्फ्रेड फाउचर और जॉन मार्शल दोनों एक ही टाइम पीरियड के थे, तो दोनों एक साथ जो है इसमें अपना लेख लिखे होंगे, तो इसलिए उपयुक्त में से एक से अधिक मानिएगा आप लोग। इलियट संगमरमर क्या है? तो इसमें जो है हो जाएगा आपका अमरावती से मूर्तिकला के जो पैनल मद्रास में रखे उससे इलियट संगमरमर कहते हैं। इसको 12th वाली NCERT में आपको मिल जाएगा। आहत सिक्के किस धातु से बने थे? तो सोना, पीतल, जस्ता। उपयुक्त में से कोई नहीं बने थे। क्यों? क्योंकि चांदी के उससे बने थे। आहत सिक्के किससे बने थे? चांदी से। महाजनपद काल में हम लोग पढ़ते हैं इसको, आहत सिक्के का शुरुआत। निम्नलिखित में से कौन सा अशोक के महाशिलालेखों में से एक नहीं है? कालसी और सन्नति महाशिलालेख है, और मास्की इसका महाशिलालेख नहीं है। तो इसको भी देख लीजिएगा आप लोग कि शिलालेख कौन सा है, बृहद शिलालेख, लघु शिलालेख, महाशिलालेख, ये सब चीज़ें देख लीजिएगा एक बार। महाबलीपुरम में एक विशाल चट्टान की सतह पर एक प्रसिद्ध मूर्तिकला क्या दर्शाती है?
तो स्वर्ग से गंगा नदी का अवतरण। अर्जुन हथियार प्राप्त करने के लिए नदी तट पर तपस्या कर रहे थे। कावेरी नदी का अवतरण। तो उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा इसमें। ठीक है, अमरावती के बारे में पूछा है, ये महाबलीपुरम के बारे में, तो इसको ध्यान दीजिएगा। स्मारक के संरक्षण के मामले में सांची क्यों बची रही जबकि अमरावती नहीं बची? तो अमरावती समुद्र तट पर स्थित था। अमरावती को अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों से खरीदा था। अमरावती को अंग्रेजों ने पुर्तगालियों से खरीदा था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से कोई नहीं, कोई भी सही नहीं है इसमें, ऐसा कोई रीजन नहीं था। इब्न बतूता ने पान और नारियल का विस्तार से वर्णन क्यों किया? उन्हें ये दोनों उत्पाद बहुत पसंद थे। वह चाहते थे कि इन दोनों पेड़ों को संरक्षित किया जाए। इन दोनों पेड़ों से बनी औषधि से पेट का गंभीर दर्द ठीक हो जाता था। तो उपयुक्त में से कोई नहीं। इब्न बतूता ने जो पान और नारियल का विस्तार से वर्णन किया है, आप लोग 12th वाली NCERT में देखेंगे पार्ट 2 में इसको, तो वहाँ पर मिल जाएगा। जो मिडल हिस्ट्री का क्रम है उसमें देख लीजिएगा, अभी भी टाइम है आपको। जितने भी लेखक हैं, चाहे फ्रांसा बर्नियर हो, ट्रेवेनियर हो, कोई भी हो, इब्न बतूता हो, ये अब्दुल रज़्ज़ाक़ हो, इसके बारे में आप लोग बहुत गहन मतलब अध्ययन कर लीजिएगा इसका, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। बर्नियर का मानना, देखिए बर्नियर का क्वेश्चन आ ही गया, हम अभी तक आप लोगों से बात ही कर रहे थे। बर्नियर का मानना था कि भारत में भूमि का स्वामित्व केवल राजा के पास है। ठीक है, तो बर्नियर क्या मानता था कि भारत में भूमि का स्वामित्व केवल राजा के पास है। 98 वाला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो 17वीं शताब्दी के दौरान भारत की तुलना में पश्चिमी यूरोप के शहरी केंद्रों में अधिक संख्या में लोग रहते थे। 17वीं शताब्दी के दौरान पश्चिमी यूरोप की तुलना में भारत में शहरी केंद्रों में अधिक संख्या में लोग रहते थे। तो देखिए ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा कि 17वीं शताब्दी के दौरान पश्चिमी यूरोप की तुलना में भारत में शहरी केंद्रों में अधिक संख्या में लोग रहते थे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? मध्यकाल में भारत में सभी गुलाम समान थे। मध्यकाल में भारत में जितने भी दास थे उन पर राजशाही का अधिकार था। मध्यकाल में भारत में केवल पुरुषों को ही गुलाम बनाया जाता था। तो ये सारे के सारे जो है स्टेटमेंट आपके गलत हैं। ठीक है, उपयुक्त में से क्यों? क्योंकि सभी गुलाम समान नहीं हो सकते थे, और जितने भी दास थे उन पर राजशाही का अधिकार था। जरूरी नहीं ऐसे कोई भी नॉर्मल व्यक्ति भी मतलब कोई अमीर वर्ग भी रखता था, केवल राजशाही नहीं रखते थे। और केवल पुरुषों को नहीं गुलाम बनाया जाता था, बल्कि स्त्रियों को भी गुलाम बनाया जाता था। तो उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। ये चीज़ ज़रूर देख लिया करिए क्वेश्चन में सॉल्व करते समय कि कौन सा कथन गलत है और कौन सा कथन सत्य असत्य ऐसे करके फंसाता है। तो वहाँ पर आप लोग सजग रहिए थोड़ा। भारत में दासों का उपयोग निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए किया जाता था? तो दरबारों में संगीत और नृत्य प्रस्तुत करना, पालकी ढोना, रईसों पर नजर रखना। तो उपयुक्त में से एक से अधिक। महान और छोटी परंपराएं शब्द किसने गढ़े? तो रॉबर्ट रेडफील्ड। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन भी आप लोग देखिएगा, शायद ये इसमें मॉडर्न हिस्ट्री में हो सकता है, मिल जाए आपको। मध्यकाल में पूजा प्रणालियों के समन्वय की प्रक्रिया किस प्रकार कार्य करती थी? तो स्थानीय पंथों को एकीकरण के लाभों का एहसास हुआ, ब्राह्मणवादी विचारों का प्रसार करना और इससे महिलाओं और शूद्रों के लिए सुलभ बनाना, जिन्हें आमतौर पर वैदिक शिक्षा से बाहर रखा गया था। ब्राह्मणों ने इन और अन्य सामाजिक श्रेणियों की मान्यताओं और प्रथाओं को स्वीकार किया और उन पर फिर से काम किया। तो उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। हमको ध्यान रखना है इस चीज़ का कि स्टेटमेंट को बहुत ध्यान से पढ़ना है, और दो ऑप्शन भी अगर जो आपको सही लग रहे हैं तो डी वाला ऑप्शन मार दीजिएगा आप लोग, उसमें बहुत सोचना नहीं है। भक्ति परंपराओं को किन व्यापक श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है? तो सगुण और निर्गुण इसी में किया गया है। अलवर और नयनार क्रमशः किन देवताओं की पूजा करते थे? तो अलवर जो करते थे वो विष्णु की, और नयनार किसकी करते थे? शिव की। इसको देख लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बहुत सारा आया हुआ है, अभी दिखाते हैं आपको। नलइरा दिव्य प्रबंध मठ किसकी रचनाओं का एक संकलन है? तो अलवर क्या मानते थे? विष्णु को। अंडाल किस देवता की उपासक थी? तो विष्णु की। अंडाल किस देवता की उपासक थी? तो विष्णु की। इसको देख लीजिएगा आप लोग। क्राइकल किस देवता की उपासक थी? तो शिव के। इसको देख लीजिएगा आप लोग, इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत सारे आए हैं। ब्राह्मण और 11th वाला और 12th वाले बुक में आपको सारे के सारे क्वेश्चन मिलेंगे। ये भी बता दें आपको कि NCERT से बाहर नहीं गया था क्वेश्चन, NCERT से ही आया था। बस यही था कि हम लोगों को लगा कि TRE 1 की तरह क्वेश्चन आएगा, इसलिए हम लोगों ने ऐसा बहुत डिटेल में नहीं पढ़ा, लेकिन फिर भी जो है इतना पढ़ा था और कुछ पूर्व ज्ञान भी था, जिसके आधार पर सिलेक्शन हो गया। नहीं तो पेपर टफ गया था। इसलिए आप देखेंगे
कि TRE-1 के कंपेरिजन में जनरल का कट ऑफ भी जो है कम गया, क्योंकि पेपर टफ था। तो ब्राह्मण बसवन्ना किस आंदोलन के उद्भव के लिए प्रसिद्ध हैं? तो थेरवाद, लिंगायत, वीरशैव, तो सभी के। ठीक है। सरिया का अर्थ है मुस्लिम समुदाय को नियंत्रित करने वाले कानून को हम लोग क्या बोलते हैं? सरिया बोलते हैं। 712 ईस्वी में किस शासक ने सिंध पर विजय प्राप्त की? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मोहम्मद बिन कासिम। हम आप लोगों को बताए हैं कि अरबों का प्रथम आक्रमण कब हुआ था भारत पर? 712 ईस्वी में। कौन किया था? मोहम्मद बिन कासिम। तो इसको थोड़ा डिटेल में देख लीजिएगा। सिलसिला क्या था? सूफी वंशावली। क्या था? सूफी वंशावली था। अजमेर में चिश्ती दरगाह में निम्नलिखित में से किसके निर्माण के लिए अकबर जिम्मेदार था? तो मस्जिद, देख, दरगाह। तो उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। ये आपको 12th वाली NCERT में मिल जाएगी। पद्मावत किसका एक रूप है? तो प्रेम आख्यान का। किसका है? प्रेम आख्यान का। निजामुद्दीन औलिया को किस नाम से भी जाना जाता था? तो सुल्तान उल मसाहिक। किसके नाम से जाना जाता था? सुल्तान उल मसाहिक। आदि ग्रंथ में इनमें से किस संत की बातें संकलित हैं? तो कबीर, बाबा फरीद, रविदास। यानी कबीर और बाबा फरीद की शायद इसमें है, तो इसलिए उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। निम्नलिखित में से या इनमें से कौन उलटबासी रचनाओं के लिए प्रसिद्ध है? तो कबीरदास। उलटबासी का मतलब हो गया कि ठेठ भाषा में, मतलब अपने ही भाषा में सदुक्कड़ी भाषा जो इनकी थी उसी को बुलाता था उलटबासी। इनमें से कौन सगुण मार्गी भक्ति संत नहीं है? तो नहीं है तो कबीर हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि मीराबाई और तुलसीदास, मीराबाई कृष्ण की पूजा कर रही थी और तुलसीदास भगवान राम का। तो अलग अलग जो है, मतलब कि एक निर्गुण भक्ति, निर्गुण मार्गी थे और ये लोग सगुण मार्गी, किसी को ध्यान में रखकर करते थे। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है? तो तज़किरा संतों की जीवनी संबंधी लेख सही है। मालफुजात सूफी संतों की बातचीत ठीक। मकतूबत सूफी गुरुओं द्वारा लिखे गए पत्र। तीनों सही हो जाएगा। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। यह आपको 12th वाली बुक में मिल जाएगा। हम्पी के खंडहरों को प्रकाश में लाया गया कॉलिन मैकेंजी द्वारा। किसके द्वारा? कॉलिन मैकेंजी के द्वारा। विजयनगर के शासकों का किस क्षेत्र के शासकों के साथ संघर्ष था? तो इसका आंसर हो जाएगा उड़ीसा के गजपति शासक। निम्नलिखित में से किस राज्य को कर्नाटक साम्राज्यम के नाम से जाना जाता है? तो इसका हो जाएगा पांड्यों का साम्राज्य, चेरों का और चोलों का। कर्नाटक के क्षेत्र में ही चोल, चेर, पांड्य तीनों का था। केरल और ये कर्नाटक, तमिलनाडु का ये क्षेत्र तो जो है आप लोग कर्नाटक साम्राज्यम, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा क्योंकि ये तमिलनाडु और केरल का मेनली था, कर्नाटक का नहीं था। कर्नाटक का केवल यही मंगलोर वाला जो विजयनगर साम्राज्य था वही था। 15वीं शताब्दी में विजयनगर साम्राज्य का दौरा किसने किया था? तो इनमें से उपयुक्त में से कोई नहीं, इन्होंने नहीं किया था। ना तो अब्दुल अजीज, ना तो बर्निया, ना टॉमस रो। सब लोग कहाँ थे? उत्तर साइड में ही रह गए थे, दक्षिण में नहीं जा पाए थे। हम्पी किस नदी के तट पर स्थित है? तो तुंगभद्रा। हम्पी कहाँ था? तो विजयनगर की राजधानी। हजारा राम मंदिर की दीवारों पर निम्नलिखित में से किसकी कहानियों को दर्शाया गया है? तो रामायण की कहानियों को दर्शाया गया है। इसको देख लीजिएगा आप लोग। निम्नलिखित में से किस मंदिर में रथ की मूर्ति पत्थर से बनाई गई है? तो विट्ठल मंदिर हो जाएगा इसका। ठीक है, रथ की मूर्ति पत्थर से बनाई गई है। अबुल फजल द्वारा लिखित आईने अकबरी में निम्नलिखित में से किससे संबंधित जानकारी शामिल है? तो खेती सुनिश्चित करने के लिए राज्य द्वारा की गई व्यवस्था ये भी है। राजकीय एजेंसियों द्वारा राजस्व संग्रह को सक्षम करने के लिए राज्य द्वारा की गई व्यवस्था ये भी है। और सम्राट अकबर का इतिहास और उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसमें क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। फ्रांसिस बुकानन किससे संबंधित है? तो कलकत्ता घर में चिड़ियाघर की स्थापना, बॉटेनिकल गार्डन के प्रभारी, गवर्नर जनरल के सर्जन। उपयुक्त में से एक से अधिक। ये 12th के C वाले सेक्शन में पार्ट 3 में ये NCERT के आपको मिल जाएगा, वहाँ से देख लीजिएगा। भारतीय कृषि के व्यवसायीकरण ने ब्रिटिश पूंजीपति वर्ग को ही लाभान्वित किया, लेकिन भारतीय कृषक वर्ग को नहीं। ये किसने लिखा? तो रजनी पामदत्त ने लिखा था। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इसका है ऑप्शन 1862 तक ब्रिटेन में कपास का 90% से अधिक आयात भारत से होता था। गलत है। 1857 में ब्रिटेन में कॉटन सप्लाई एसोसिएशन की स्थापना हुई, ये भी गलत है।
1860 के दशक से पहले ब्रिटेन में कच्चे कपास का 3/4 आयात अमेरिका से होता था। तो उपयुक्त में से एक से अधिक कथन गलत है इसमें। फिर निम्नलिखित में से कौन सा कथन युग्म गलत है? तो अस्थायी बंदोबस्त बंगाल में लागू हुआ था, रैयतवाड़ी प्रणाली दक्कन में, महाल वाली व्यवस्था अवध में। तो उपयुक्त में से कोई नहीं गलत है, सभी सही हैं। रिकार्डियन विचारों से आप क्या समझते हैं? इसमें सुझाव दिया गया है कि भूस्वामी को केवल एक निश्चित समय पर प्रतिकूल औसत लगान पर ही दावा करना चाहिए। जो जितना प्रचलित औसत लगान है उसी पर दावा करना चाहिए। अंग्रेजों ने परसीमन कानून क्यों पारित किया? जिसमें कहा गया कि साहूकारों और रैयतों के बीच हस्तांतरित ऋण बांड की वैधता केवल 3 वर्षों के लिए होगी। तो ये हो जाएगा, वह किसानों की भलाई की कामना करते थे, कभी नहीं ऐसा हो सकता है। वह साहूकारों के लिए अत्यधिक लाभ सुनिश्चित करना चाहते, बिल्कुल नहीं। वह न्यायिक प्रणाली की वैधता की रक्षा करना चाहते। तो अंग्रेज ये सब नहीं चाहेंगे, तो कॉमन सेंस भी लगा सकते हैं कि उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। इनमें से कौन 1857 के विद्रोह से जुड़ा हुआ नहीं है? तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? रानी लक्ष्मीबाई, शाहमल, मौलवी अहमदुल्ला शाह। तो इसका ऑप्शन जो है हमने नहीं लगाया इसमें, उपयुक्त में से कोई नहीं होगा, क्योंकि सभी जुड़े हुए थे, सभी जुड़े हुए हैं। फिर जो है निम्नलिखित में से कौन सा कारण 1857 के विद्रोह के, इसको आप लोग लगा लीजिएगा, हम लगा दिए। अच्छा, निम्नलिखित में से कौन सा कारण 1857 के विद्रोह की शुरुआत से जुड़ा नहीं है? तो ब्रिटिश सरकार द्वारा दत्तकता को मान्यता देने से इनकार, ठीक है। ये धारणा और कि अंग्रेज भारतीय समाज द्वारा पोषित और पवित्र माने जाने वाले सामाजिक धार्मिक रीति रिवाजों को नष्ट कर रहे हैं। अंग्रेज किसानों के संरक्षक थे। तो उपयुक्त में से कोई नहीं जुड़ा हुआ है। इनमें से कौन गुजराती हैं और लंदन में प्रशिक्षित वकील हैं? तो इसका आपका ऑप्शन हो जाएगा, इसको गलत कर दीजिए, इसका आपका बी हो जाएगा, मोहम्मद अली जिन्ना। ये गुजराती और लंदन में प्रशिक्षित वकील हैं। फिर इनमें से किसे लाल बाल और पाल के नाम से नहीं जाना जाता है? ये भी ऑप्शन आप लोग हम गलत लगवा दिए थे, और टेलीग्राम ग्रुप पर मैंने बता भी दिया है। तो इसको ई मान लीजिएगा, क्योंकि लाल बाल पाल इनको माना जाता है। बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और बीसी पाल यानी बिपिन चंद्र पाल। तो यह वाला ऑप्शन मुझसे गलती से टिक हो गया है, आप लोग इसको सुधार कर लीजिएगा। इसका ऑप्शन ई होगा, मैं ऐसे करा चुका हूँ, आप लोग फिर से देख लीजिएगा इसको। संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव निम्नलिखित में से किस आधार पर किया गया? तो उपयुक्त में से कोई नहीं। क्यों? क्योंकि ऐसा कोई आधार नहीं बनाया गया था। संविधान सभा का चुनाव जो प्रांत थी वहाँ से आने वाले सदस्यों के द्वारा किया गया था, यानी कि अप्रत्यक्ष रूप से किया गया था। इनमें से कौन भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा पेश किए गए 1919 के अधिनियम से जुड़ा है? तो एडविन मॉन्टेग्यू है, साइमन है, चेम्सफोर्ड। तो मॉन्टेग्यू और चेम्सफोर्ड का नाम जानते हैं, तो आप लोग कर सकते हैं। और साइमन कमीशन को इसके बाद में लाया गया, तो उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा इसका। आधुनिक चीन का संस्थापक किसे माना जाता है? तो इसका आंसर सन यात सेन है, हमने लगवा दिया था, इसको देख लीजिएगा। और टेलीग्राम ग्रुप पर आप लोगों को इसका PDF मैं सेंड कर दूंगा, आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा। मेसोपोटामिया यूरोपीय लोगों के लिए क्यों महत्वपूर्ण था? क्योंकि इसका ओल्ड टेस्टामेंट में संदर्भ है। ओल्ड टेस्टामेंट उनका एक बुक है जिसमें इसके बारे में लिखा हुआ है। मेसोपोटामिया सभ्यता निम्नलिखित में से किस नदी से संबंधित है? तो इसमें 2 नदियाँ हो जाएंगी, एक तो दजला, दूसरा फरात, ठीक है। मेसोपोटामिया, और मेसोपोटामिया कहाँ पर जन्मी है? तो इराक में। उपयुक्त में से एक से अधिक इसका आंसर है। मेसोपोटामिया सभ्यता में पाई गई बेलनाकार पत्थर की मोहरों की अनूठी विशेषता क्या थी? ये लगातार चित्र बना सकता है। क्या है? ये लगातार चित्र बना सकता है। चरवाहे अनाज के बदले में क्या लेते थे? तो पनीर, खाद, धात के उपकरण। तो पनीर का तो नहीं मालूम, लेकिन खाद और धात के उपकरण जो है लेते थे। उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन आप लोग कॉमन सेंस में भी लगाइए कि चरवाहे क्या ले लेंगे, खाने का सामान कुछ लेंगे या तो फिर धात के कोई सामान लेंगे। अभी भी तो चरवाहे इधर उधर जो जाते हैं आप लोग देखते होंगे, तो वो क्या लेते हैं? वो या तो खाने का सामान ले लेते हैं या कोई फिर ऐसा सामान जो उनके काम की आ जाए। गिलगामेश महाकाव्य मूलतः किस पर लिखा गया था? 12 पट्टिका। देखिए सब क्वेश्चन नहीं करने होते हैं, इसलिए हम बोल रहे हैं आपसे कि आप लोग उतना क्वेश्चन जरूर पढ़ लीजिए कि जो आपके रेंज में है। जो रेंज में नहीं है उसके पीछे मत भागिए। जैसे अब ये सब क्वेश्चन जो है, आप इसके पीछे क्यों भागेंगे? इसके पीछे भागने लगिएगा तो बाकी सब छूट जाएगा ना। तो इसलिए कोशिश करिए कि जितना आपको
आता हो, जितना आपका रेंज हो, वो क्वेश्चन तो नहीं गलत हो कम से कम। सिलेक्शन आपको वो वाले क्वेश्चन नहीं दिलाते हैं कि जो सबके लिए अलग रहते हैं। क्वेश्चन आपको सिलेक्शन आपको वही दिलाते हैं जो कि आपके रेंज में होते हैं। फिर भी आप जानते हुए अगर गलत करते हैं तब फिर आप जो है बाहर हो जाते हैं। कॉन्स्टेंटिनोपल किसके तट पर स्थित है? तो काला सागर। सेंट ऑगस्टीन कहाँ के बिशप थे? तो उत्तरी अफ्रीकी शहर हिप्पो। परवर्ती रोमन साम्राज्य के दौरान चांदी आधारित मुद्राओं में गिरावट का कारण क्या था? तो स्पेन की चांदी की खदानें समाप्त हो गई थी। फिर मध्यकालीन फ्रांस के 3 वर्ग हैं, पादरी वर्ग, कुलीन वर्ग और किसान वर्ग। अब देखिए फ्रांस का पूछ लिया, फ्रांस की क्रांति से रिलेटेड क्वेश्चन आ गए। श्वेत ऑस्ट्रेलिया नीति कब समाप्त हुआ? तो देखिए इसका एनसीईआरटी में शायद 1974 है, लेकिन आंसर क्या माना गया है? 1973। तो आप लोग 1973 ही मानिएगा, क्योंकि आयोग जो मान चुका है वही मानना है आपको, अलग नहीं। लंबी छलांग योजना का क्या है तथा इसे कब और कहाँ शुरू किया गया? तो देश को तेजी से औद्योगिकरण के लिए प्रेरित करने की नीति, और ये नीति कहाँ की है? चीन की है, 1958 में। तो देखिए ये क्वेश्चन इतना था जो कि मैं आपको कंप्लीट करा दिया हूँ। बीपीएससी टीआरई 2 हिस्ट्री का है, जितना हो सका मैं एक्सप्लेन किया हूँ। बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने की इसमें गुंजाइश नहीं थी, क्योंकि ये सब एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और लेंथी है, इसको कर पाना थोड़ा सा मुश्किल काम है और उतना टाइम भी नहीं है कि कराया जा सके। तो आप लोग पढ़ लीजिएगा इसको, और 11th और 12th एनसीईआरटी को मैं फिर से बोल रहा हूँ, आप लोग पढ़ते रहिए। सब्जेक्ट अगर जो देखिए बहुत ज़्यादा मत सोचिए कि 90+ या 100+ हमको लाकर छोड़ना है, वो तो ठीक है, एक अपना टारगेट आप रखिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कोशिश ये करिए कि सिलेक्शन होने भर का आराम से आपका हो जाए, तब अगर जो आप इस हिसाब से पढ़ेंगे तो आपका और आगे भी जो है हो ही जाएगा, ज़्यादा मार्क्स आपके आएंगे। आप बस कूल रहिए और आराम से उतना पढ़ लीजिए कि आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाए कि हाँ मेरा पेपर होगा तो मैं बेहतर स्थिति में रहूँगा। और बाकी इस वीडियो को देखिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, और पीजीटी हिस्ट्री जिनका भी उनको शेयर कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। और बाकी इसका पीडीएफ जो है मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में है इसका लिंक, और वहाँ से जो है आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। लगातार मेरे साथ बने रहिए। मैं जो है पीजीटी हिस्ट्री का एक पूरा सिलेबस, सोर्स वगैरह बना दूंगा, वो स्टेट के लिए भी जो है और टीआरई 4 के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, और टीआरई 3 का जो चल रहा है उसके लिए तो है ही। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।